दंगा बलवा, हिंसा, ये घटनाएं यूं ही नहीं होती। इनके पीछे समाज के दुश्मनों की एक सोची समझी साजिश होती है। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि प्रशासन को शूट एट साइट माने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाता है, ये सोचकर कि हिंसा रुक जाए। पर कौन देता है गोली मारने का आदेश? क्या होता है इसका उद्देश्य? आसान भाषा में आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे शूट एट साइट का आदेश क्या है, किस कानून के तहत यह आदेश दिया जाता है, और समझेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में नजूल लैंड पर हुआ विवाद क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक खबर आई। हुआ ये कि हल्द्वानी नगर निगम ने वहां एक कथित अवैध मदरसा और नमाज पढ़ने की जगह को बुलडोज कर दिया। प्रशासन के मुताबिक ये मदरसा नजूल लैंड मानी सरकारी जमीन पर बना हुआ था। ये कार्रवाई मलिक का बगीचा इलाके में की गई। नगर निगम का कहना है कि मदरसा और नमाज स्थल अवैध तरीके से बना हुआ था। हाईकोर्ट ने भी मदरसे और नमाज स्थल को अवैध माना और मस्जिद गिराने के आदेश दिए। 8 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे के आसपास नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सहित कई अधिकारी मदरसे को गिराने के लिए पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीना के मुताबिक जैसे ही दोनों संरचनाओं को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद महिलाएं और रहवासी सड़क पर उतर आए और कार्रवाई का विरोध उन्होंने किया। बैरिकेड्स तोड़ने लगे, पुलिसकर्मियों के साथ बहस करने लगे। जैसे एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढा दिया, भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को शांत करने के प्रयास किए, लेकिन पथराव और बढ़ गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस वैन को भी तोड़फोड़ दिया गया। स्थिति बिगड़ती देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शूट एट साइट का आदेश दिया है। तो समझते हैं इस शूट एट साइट आदेश का मतलब क्या होता है। शूट एट साइट, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, देखते ही गोली मारने का आदेश। अगर किसी जगह पर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो ही ऑर्डर दिया जाता है। इस आदेश के दौरान सुरक्षा बलों को बिना किसी चेतावनी या गिरफ्तार करने की कोशिश किए बिना गोली मारने की पावर दी जाती है। सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी इस आदेश की अवहेलना ना करे। पर इस तरह का रेयर ऑर्डर तभी दिया जाता है जब अधिकारियों को लगे कि शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर सार्वजनिक खतरा है। यदि अधिकारी इस स्थिति में घातक बल के प्रयोग को बिल्कुल आवश्यक मानते हैं, तभी आदेश दिया जाता है। अब आपके उनमें सवाल आ रहा होगा कि इस ऑर्डर को देने के लिए कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको बताते हैं शूट एट साइट ऑर्डर का तिया पांचा। आपने एक शब्द सुना होगा, सीआरपीसी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी किसी भी अपराध के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीआरपीसी में किसी अपराधी के खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी, इसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। इसमें गिरफ्तारी, इंटेरोगेशन, अदालत की प्रक्रिया और मामले की उचित सुनवाई शामिल है। सीआरपीसी में अदालत की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, जिससे सजा प्राप्त व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में इंसाफ मिल सके। पुलिस और किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए सीआरपीसी के प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी होता है। हमने सीआरपीसी समझ लिया। इसी सीआरपीसी 1973 की धारा 41 से 60 और धारा 149, 152 के तहत गिरफ्तारी, अपराधों की रोकथाम या गैर कानूनी सभाओं को भंग करने से संबंधित कानूनी शक्तियों के संदर्भ में शूट एट साइट का ऑर्डर पारित किया जाता है। इसी सीआरपीसी की धारा 46(2) किसी की गिरफ्तारी के दौरान बल प्रयोग की इजाजत देती है। सीआरपीसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने का विरोध करता है या अरेस्ट से बचने का प्रयास करता है, ऐसे में पुलिस अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी के लिए जो जरूरी लगे वो उन साधनों का उपयोग कर सकता है। गिरफ्तारी के दौरान बल प्रयोग, हवाई फायरिंग या लाठीचार्ज इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सभी चीजें नियम कानून का हिस्सा हैं। कानून और अधिकारों के बारे में अगर आपकी दिलचस्पी है तो एक किताब का नाम लेना जरूरी हो जाता है, भारतीय संविधान। संविधान क्या कहता है, क्यों कहता है, ये सब अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो एक ऑडियो बुक का नाम बताते हैं, भारतीय संविधान अनकही कहानी। कहाँ मिलेगी ऑडियो बुक? इसे आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। इसके लिए कुकू एफएम आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% छूट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। बहरहाल हल्द्वानी वाले मामले में और ऐसे सभी मामलों में एक सवाल उठ सकता है कि अगर अधिकारी को कानून से इतनी शक्तियां दी जा रही हैं तो वो उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसका भी एक हल कानून में दिया गया है। सीआरपीसी में इन पावर्स पर लगाम लगाने के लिए धारा 46(3) है। इस धारा के तहत कार्यकारी संस्थाओं या अधिकारियों पर यह कहकर एक लिमिट लगाई गई है कि यह प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति की मौत का कारण बनने का अधिकार नहीं देता है जिस पर मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध का आरोप नहीं है। अब आखिर में समझते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा शुरू कैसे हुई और ये नजूल लैंड क्या है जिस पर यह कब्जा हटाने पुलिस बल और अधिकारी गए हुए थे।
अगर आप कभी किसी ग्रामीण इलाके में गए होंगे तो मुमकिन है आपने किसी खाली पड़ी ज़मीन पर नजूल लैंड या नजूल भूमि का बोर्ड लगा हुआ देखा होगा। हल्द्वानी हिंसा के सेंटर में भी यही नजूल भूमि है। फर्ज कीजिए आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उससे सटी हुई 2 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। ऐसी जिन ज़मीनों पर किसी का मालिकाना हक ना हो वो सरकार के अधीन होती है। इस तरह की ज़मीनों को शासकीय ज़मीन या नजूल भूमि कहा जाता है। तो क्या है इस तरह की ज़मीनों का गणित? पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं। ये नजूल भूमि का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ अंग्रेज़ों के समय से। अंग्रेज़ों ने भारत में 2 सदियों तक शासन किया, शासन चलाया और भारत को खूब लूटा। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो जिस स्तर पर जितना हो सके विद्रोह करने लगे। पर उस समय भारत में सेंट्रल कमांड जैसा कुछ नहीं था, अलग अलग रियासतें थीं। इन रियासतों में भी कुछ अंग्रेज़ों के अधीन थे तो कुछ उनका विरोध करते रहते थे। इसी तरह से आम लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध करते ही रहते थे। जो लोग भी अंग्रेज़ी शासन का विरोध करते थे उन लोगों को अंग्रेज़ अपने रूल्स के मुताबिक अपराधी करार दे देते थे। उन पर मुकदमा चलता था और ऐसे मुकदमे के बाद उन्हें दोष सिद्ध करके सज़ा दी जाती थी। पर अंग्रेज़ी साम्राज्य एक ताकतवर साम्राज्य था, उससे लड़ना आसान नहीं था। आम लोगों और विद्रोही रियासतों के पास अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम संसाधन होते थे। अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस होते थे, साथ ही उनके पास अधिक संसाधन रहते थे। जब कभी भी किसी आम व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाता था तब अंग्रेज मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल देते थे। कई बार लोगों को खुद को बचाने के लिए अपना घर जमीन छोड़कर भागना पड़ता था। कभी कभी लोग पकड़ में आ जाते थे। विद्रोह करने वालों में अमीर गरीब सभी तरह के लोग थे। कई लोग ऐसे थे जो खेती करते थे और उनके पास जमीन होती थी। अगर ऐसे लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे तब अंग्रेज उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे और जमीन के मूल मालिक को सजा दे दी जाती थी। कई मामलों में ये भी देखने को मिलता है कि लोग जमीन छोड़कर ही चले जाते थे, अंग्रेज उन्हें फरार घोषित कर देते थे। इस स्थिति में लोगों की जमीन अंग्रेजी शासन के पास आ जाती थी। ऐसी जमीन को नजूल की जमीन कहा गया। फिर आया साल 1947 और अंग्रेजों ने आखिरकार भारत से रुखसती ले ली। आज़ादी के बाद जिन लोगों से अंग्रेजों ने ज़मीन हड़पी थी उन्हें वापस कर दी गई, पर कई ऐसी ज़मीनें भी थी जिनके मालिकों का कुछ पता नहीं था। 1857 की क्रांति में कई लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया था। फिर आज़ादी मिली लगभग 100 वर्ष बाद। तब सेनानियों के कथित वारिसों के पास रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं बचा जिससे ये साबित हो सके कि वह ज़मीन उनके पूर्वजों की है। अब ऐसी ज़मीन नजूल में हो गई। हालिया स्थिति क्या कहती है? वर्तमान समय में नजूल की कोई भी जमीन सरकारी ही होती है। इन जमीनों का मालिकाना हक राज्य सरकारों के पास होता है। इन जमीनों का इस्तेमाल सरकार जनहित के लिए, मसलन पार्क, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाने के लिए करती है। हल्द्वानी का विवाद भी इसी के इर्द गिर्द है। प्रशासन का कहना है कि वो नजूल लैंड से अतिक्रमण हटाने गई थी, तभी बवाल शुरू हुआ। स्थिति बिगड़ती गई और शूट एट साइट का ऑर्डर तक देना पड़ा। इस मामले से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। अंत में जाते हुए आपको एक बार फिर से याद दिला दें, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डालना है LT50 कोड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।